नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए नॉन स्टॉप टेस्ट नंबर 13। जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट जो 13 देख रहे हैं, ये टेस्ट हुई थी पिछले दिन। उसी का आज क्या है कि यहाँ पे हम डिस्कशन कराने वाले हैं। प्लस इस टेस्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया है, उन सबका एक एक करके हम स्कोर कार्ड देखेंगे, उनका नंबर देखेंगे कि किसने कितना आज नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो दोस्त अगर आप भी एनटीपीसी या ग्रुप डी की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो जीके जीएस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे आपको क्या होगा कि डिस्कशन वीडियो मिलेगा। ठीक है, और अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए, तो दोस्त आप भी टेस्ट में क्या कर सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट देना है ये आपको लास्ट में बता देंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कराने के बाद। तो पहले क्या कर लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चन डाले गए थे टेस्ट में उसको हम डिस्कस करा देते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको हम क्या करेंगे कि बता देंगे कि आप टेस्ट में कहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं। देखिए टेस्ट में जो होता है ना दोस्त, 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 40 क्वेश्चन टेस्ट में रहते हैं, जिसमें जीएस के आधे क्वेश्चन रहते हैं, आधे जो होते हैं वो स्टैटिक जीके और जीके के लिए रहता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो चुन करके एनसीईआरटी से इस टेस्ट में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आपको पता ही है कि एनसीईआरटी से ही जो है सारे क्वेश्चन जो है आपकी बार जो है एग्जाम में पूछा भी गया था, तो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट होगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेस्ट से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल देरी नहीं करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है डाले गए थे टेस्ट में उसको एक एक करके हम देख लेते हैं। फिलहाल अभी क्या कर लेते हैं, देख लीजिए ये जीएस के क्वेश्चन है। जीएस के पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। आपको बता दिए कि जीएस के आधे क्वेश्चन रहते हैं, आधे जो होते हैं स्टैटिक जीके और जीके के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो जीएस के क्वेश्चन पे पहले हम फोकस करते हैं, उसको डिस्कस करा देते हैं, फिर बता देंगे आपको टेस्ट कहां से दे सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है टेस्ट का, जीएस का। इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर अगर स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें जानना है। ठीक है, उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। देखिए दो तीन तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये चीजें आपको दे देगा कि जो ये क्वेश्चन दे दिया कि कोई पिंड अगर पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो उसका टोटल यानी कुल एनर्जी में क्या हो सकता है। दूसरी क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि ये पूछा जाता है कि अगर किसी पिंड को पृथ्वी से अगर ऊपर फेंका जा रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा जो है परिवर्तन होती रहेगी या कौन सी ऊर्जा उसमें होती है, ये हमें जानना है। तीसरी ये चीजें पूछ देती है कि मान लीजिए कि कोई पृथ्वी से अगर नीचे की ओर जो है ऊपर से पृथ्वी की ओर अगर जो है पिंड गिर रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा परिवर्तन होगी, कौन सी ऊर्जा रहती है, ये पूछा जाता है। तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों को समझ लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको बताते हैं कि मान लीजिए किसी पिंड को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें स्थिति ऊर्जा होती है। वो जितना ऊपर जाएगा उतना क्या होता है कि स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ते चला जाता है और एक मैक्सिमम पॉइंट आता है जहां पे क्या होता है कि वो रुक जाता है और रुकने के बाद पिंड क्या होता है कि वहां से नीचे फॉल करना शुरू कर देता है, मतलब नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो जहां से रुकता है वहां पे उसकी स्थितिज ऊर्जा खत्म हो जाती है। वहां से क्या होता है कि नीचे की ओर गिरना शुरू करती है, तो वहां से शुरू हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती चली जाती है, स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाती है। पृथ्वी को टच करने से पहले उसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। पृथ्वी को टच करने से पहले उसकी मैक्सिमम ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। अब ये कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा ये चीजें होती है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को अगर जोड़ देते हैं हम तो ये मेरा क्या होता है कि कुल ऊर्जा होती है। उसी कुल ऊर्जा के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की ओर अगर कोई स्वतंत्र रूप से पिंड गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा इस चीज। क्या होता है, कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जितनी गतिज ऊर्जा नीचे की ओर बढ़ती है उतना ही स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाती है। ठीक है, जितना गतिज ऊर्जा बढ़ती है उतना स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि घटता चला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों के योगफल को हम लोग जो है कुल ऊर्जा कहते हैं, इसलिए कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिसने भी फोर्थ नंबर मारा होगा दोस्त बिल्कुल सही मारे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये सेकेंड नंबर टेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है ये चीजें कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो क्या उत्पन्न किया जाता है ये जानना है। देखिए लेजर के द्वारा जो होता है ना दोस्त, उद्दीपन उत्पन्न किया जाता है। क्या उद्दीपन, ध्यान रखना है ये चीजें। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि लेजर की मदद से उद्दीपन उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि रेडियो सक्रियता की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था, हमें यह जानना है। देखिए दो तीन तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो ये चीजें देख लीजिए, ये आपको दे ही देता है कि रेडियो सक्रियता की खोज है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले की थी। दूसरी ये चीजें दे देता है कि रेडियो सक्रियता शब्द जो है वो सबसे पहले किसने गढ़ा था, किसने शब्द दिया था। तीसरी चीज ये कि रेडियो सक्रियता की खोज कब हुई थी,
ये 3 क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीजें जान लेते हैं कि रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्त ये हेनरी बेक्लर साहब ने किया था। किसने? हेनरी बेक्लर साहब ने। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि हेनरी बेक्लर साहब ने ही सबसे पहले क्या किए थे कि रेडियो सक्रियता की खोज की थी। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि रेडियो सक्रियता वर्ड जो है ये सबसे पहले जो है किसने दिया था ये हमें जानना है। तो 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी ने क्या किया था कि इस वर्ड को दिया था। रेडियो सक्रियता वर्ड जो है सो 1898 ईस्वी में, ध्यान रखना है, रेडियो सक्रियता वर्ड जो दिया था मैडम क्यूरी ने बहुत सारे चीजों पे भी रिसर्च किए थे। पियरे मैडम क्यूरी का नाम सुने होइएगा, जिसके रेडियम हो गया, रेडियम का खोज भी उन्होंने किया था। उसके बाद जो है आपको थोरियम हो गया, थोरियम का भी खोज है उन्होंने किया था। तो इसी के आधार पर जो पूछे जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये चीज है कि रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो कब की गई थी। तो दोस्त रेडियो सक्रियता की खोज जो है 1896 ईस्वी में की गई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, भूलना नहीं है, ठीक है। और इस सबका अगर पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ आपको पूरी डिटेल्स में दोस्त टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, वहां पे ज्वाइन हो जाएगा। आपको जो है कल जो है क्या होता है कि 2-4 घंटे के बाद जो है टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाता है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। अब बाकी टेस्ट जो देते हैं दोस्त, टेस्ट देने के बाद ही वो लोग अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। तो टेस्ट दीजिए और उसी समय पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि परमाणु शक्ति संयंत्र जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, हमें यह जानना है, ठीक है। परमाणु शक्ति संयंत्र जानते हैं ना, जहां पे बिजली उत्पन्न की जाती है, परमाणु शक्ति संयंत्र, वहां पे कहता है कि वो जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, हमें जानना है। देखिए परमाणु शक्ति संयंत्र जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करती है। किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करती है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक मतलब बड़ा परमाणु क्या होता है कि छोटे छोटे परमाणु में टूट जाते हैं। टूटने के बाद उसमें क्या होता है कि बहुत सारी मात्रा में क्या होता है कि एनर्जी उत्पन्न होती है। वो जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसी से पानी को क्या किया जाता है कि बॉयल किया जाता है। बॉयल करने पे वहां से वाष्प निकलती है बड़ी मात्रा में, और उस वाष्प को टरबाइन पे डाला जाता है, टरबाइन को नचाया जाता है। नचने से क्या होता है कि उससे कनेक्टेड जो मोटर्स होते हैं वो नचता है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, जिसको ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया जाता है और उसको हाई वोल्टेज करके जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि प्रकाश का रंग जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, हमें यह जानना है। ये देख लीजिए, प्रकाश का रंग जो संबंधित है वो तरंगदैर्घ्य से, वेवलेंथ से संबंधित है। किससे? तरंगदैर्घ्य से। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। आप जानते होइएगा कि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है वो कम फैलता है और एकदम सीधी चलता है, ठीक है। जिसका कम तरंगदैर्घ्य होता है वो ज्यादा छितराता है और ज्यादा दूरी तक नहीं चलता है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उतना ही कम होती है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि रेड हो गया, रेड का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, क्या होता है, सबसे अधिक होती है। उसके बाद जो है बैगनी हो गया, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है कि कम होता है। तो उसी के आधार पे क्या होता है कि कलर का डिसाइड किया जाता है वेवलेंथ के आधार पे। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त, पूछे जाते हैं। वेवलेंथ जो होता है वो नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि अवरक्त प्रकाश जो होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अवरक्त प्रकाश का वेवलेंथ जो होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास में होती है। नैनोमीटर में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तरंगदैर्घ्य की ऐसा यूनिट भी पूछ देता है तो मीटर होता है, क्योंकि यह रेंज को मेजर करता है। नैनोमीटर तो क्या होगा, मीटर में मेजर करता है, लेंथ में होता है, तो मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है, पूछ देता है कभी कभी। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है। तो जनरली जो मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में होती है, ठीक है। 98 के आसपास में ही रहती है। 98.6 जो हम लोग क्या है कि पढ़े हुए हैं कि उतना फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस की बातें कर लेगा तो इसमें से डिग्री सेल्सियस में कितने टेम्परेचर होते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है वो लगभग 37 डिग्री के आसपास में होती है। कितने? लगभग 37 डिग्री के आसपास में। तो इसमें से देख लीजिए जो लगभग 37 डिग्री के आसपास में है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस। ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि क्रायोजेनिक जो होता है वो किससे संबंधित होता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल जो किया जाता है वो रॉकेट में या जेट में किया जाता है, ठीक है, क्रायोजेनिक ईंधन। लेकिन क्रायोजेनिक होता क्या है,
इंजन तो हम लोग जानते हैं या ईंधन उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी जानते हैं, लेकिन क्रायोजेनिक होता क्या है दोस्त? क्रायोजेनिक जो होता है, जान लीजिए ये चीजें कि बहुत लो टेम्परेचर वाली चीजें होती है, उसमें बहुत लो टेम्परेचर कंप्रेस्ड करके गैसें भरी जाती है, तो उसे लो टेम्परेचर से हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं क्रायोजेनिक का मतलब ये चीजें होता है। ठीक है, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। इसमें जो रॉकेट विकेट ऊपर जाता है अंतरिक्ष में ना, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सभी क्या होता है कि काफी लो टेम्परेचर पे जो है उसको उसमें जो है भर दिया जाता है। ठीक है, अब उसका टेम्परेचर आखिर होता कितना है, तो लगभग आसपास में जान लीजिए कि 120 केल्विन से नीचे होता है, 120 केल्विन से नीचे होता है उसका टेम्परेचर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये पूछ देते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि रेडियोधर्मी कहता है कि वस्तुओं को किस पात्र में रखना चाहिए, यह हमें जाना है। देखिए रेडियोधर्मी जो वस्तु होते हैं या पदार्थ होते हैं उसको किस में रखना चाहिए ताकि वह उससे रिएक्ट ना करे, क्योंकि रेडियोधर्मी जो होता है ना वो काफी डेंजरस होता है। ठीक है, ऐसे हम नहीं रख सकते ना, तो वो हवा से भी क्या होता है कि रिएक्ट कर सकता है। रेडियोधर्मी पदार्थ की हवा को भी जो है क्या कर सकता है कि जो है डेंजरस बना सकता है, इसलिए ऐसे खुले नहीं रखते हैं। उसको क्या किया जाता है कि शीशा में रखा जाता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि उसको शीशा में रखा जाता है, शीशे में रख करके छोड़ नहीं दिया जाता है। जो रेडियो नाभिकीय विखंडन होता है तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो बचते हैं अवशेष के रूप में, बेकार पदार्थ के रूप में, उसको क्या किया जाता है कि शीशा में रखा जाता है। और शीशा में रख के ऐसे ही बाहर नहीं छोड़ दिया जाता है, शीशा में रखा जाता है। उसका कंक्रीट सीमेंट जानते होइएगा, कंक्रीट सीमेंट से उसको क्या किया जाता है, अच्छी तरह से जो है पैक कर दिया जाता है, मतलब जमा दिया जाता है अंदर में पूरा। उसके बाद जो है उसको स्टील बॉडी से भी पैक कर दिया जाता है और जमीन के अंदर 18 से 20 फीट तक के अंदर उसको रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ को नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है, सबसे पहले उसको शीशा में पैक करते हैं क्योंकि शीशा रिएक्ट नहीं करता है उससे। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि रेनिन का स्त्राव जो होता है वो किसके द्वारा होता है, हमें यह जानना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि रेनिन का स्त्राव जो होता है वो किसके द्वारा होता है। दोस्त सही आंसर बताना है। देखिए करेक्ट आंसर जो होगा, जो लोग टेस्ट दिए होंगे उन्हें पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग तो गलत भी मार दिए हैं, खैर हम आपको सही बता देते हैं कि रेनिन का स्त्राव जो होता है वो किडनी से होता है। किससे? किडनी से। ये आखिर कब स्त्राव होता है ये रेनिन, रेनिन है क्या ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए रेनिन जो होता है एक तरह का एंजाइम होता है। क्या होता है? एक तरह का एंजाइम होता है। ये क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। किसे? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि शरीर में, ठीक है, अगर ब्रिक को यानी किडनी को ये चीजें लगेगा कि नहीं, ये जो 120/80 आप देखते हैं सिस्टोलिक डायलोसिस्टिक, वो क्या होता है कि देखेगा कि अगर कम ज्यादा हो रहा है तो ये क्या करता है कि वहां से स्त्राव करने लगता है रेनिन, अब उसको क्या करता है कि कंट्रोल करने का काम कर लेता है। तो वही स्त्राव जो है मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, तो वही क्या होता है कि आपके 120/80 जो सिस्टोलिक स्टोलिक जो देखने के लिए मिलता है वो आपका उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो उसके लिए आपको मेडिसिन दिया जाता है जो आपके किडनी से ये आपका रेनिन एंजाइम जो है स्त्राव करता है, फिर वो बॉडी को क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि किस विटामिन को दोस्त हार्मोन भी कहा जाता है, ये जानना है। देखिए किस विटामिन को हार्मोन के नाम से जानते हैं दोस्त? विटामिन डी को। किसे? विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, एक तरह का हार्मोन भी होता है। अब कैसे हार्मोन होता है? आप तो कहिएगा कि नहीं विटामिन तो विटामिन होता है, वो हार्मोन कैसे काम करेगा? तो जान लीजिए ये चीजें कि विटामिन डी जो हम लोग क्या करते हैं सूर्य से प्राप्त करते हैं, या कई ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसे खाने से हमें क्या होता है कि विटामिन डी प्राप्त होता है। जैसे कि मछली के यकृत में जो तेल होता है विटामिन ए या डी दोनों पाया जाता है, तो उससे भी यह होता है कि हम लोग खा लेते हैं तो चलो ठीक है, उससे जो हमें प्राप्त हो जाता है। विटामिन डी क्या काम करता है? अगर आपके बच्चों के शरीर में या किसी के शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाता है तो क्या होता है? रिकेट्स नाम का बीमारी हो जाता है, हड्डी उड्डी कमजोर हो जाता है। तो हड्डी को मजबूत करने में यह काम करता है विटामिन डी जो करता है सो। ठीक है, सुबह का जो धूप होता है उसको लेना चाहिए, उसमें क्या होता है कि विटामिन डी की भरपूर मात्रा होता है। ठीक है, इसलिए जो देखते होइएगा कि धूप में जो बच्चे खेलते हैं ज्यादा देर तक के, उसके हड्डी काफी स्ट्रांग होते हैं। इसलिए बच्चों को कभी भी सुबह में खेलने से मना नहीं करना चाहिए, वो सुबह के एक्सरसाइज होता है और विटामिन डी जो होता है उसके भरपूर मिलते रहते हैं। इसलिए बच्चों को धूप में छोड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। जन्म के बाद देखते हुइएगा बच्चों को धूप में छोड़ा जाता है। चलिए ये चीजें बात अलग हो गई। तो विटामिन डी आखिर जो है कब जो होता है वो हार्मोन की तरह काम करता है। तो देखिए ये जिगर जो होता है, किडनी जो होता है, ये क्या करता है? विटामिन डी को जो होता है वो हार्मोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? जिगर और गुर्दा यानी कि किडनी, ये काम करता है विटामिन डी को हार्मोन में कन्वर्ट करने का काम। तो इसको ध्यान में रखिएगा, विटामिन डी ही सिर्फ एक ऐसा है जो हार्मोन भी है। ठीक है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जूल प्रति केजी किस भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक है, हमें यह जानना है। देखिए जूल प्रति केजी जो होता है वो अनहित जो है उष्मा का होता है, मतलब इन हॉट हीट कहिए उसका जो है एसआई मात्रक होता है जूल प्रति केजी। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए मनुष्य में क्या होता है ना कि मनुष्य आमतौर पे उससे क्या होता है कि हिचकी आने लगता है। तो हिचकी जो होती है उसमें आखिर होता क्या है हमें ये जानना है, उसमें किसका मेन रोल होता है हिचकी में, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए जब भी आप हिचकी लेते हैं या कोई भी हिचकी लेते हैं तो उसका मेन रोल उसमें जो होता है वो डायफ्राम का होता है। क्या होता है? डायफ्राम का। ध्यान रखना है, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हिचकी में डायफ्राम का सबसे बड़ा रोल होता है। क्यों होता है? तो जब आप खाना खाते रहते हैं या पानी पीते रहते हैं तो उसी के साथ क्या होता है कि हवा आपके अंदर में चली जाती है। हवा चली जाती है तो आप जो सांस ले रहे हैं उसकी नली को थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से डायफ्राम जो होता है वो थोड़ी सी नीचे चली जाती है और आप क्या होते हैं कि बार बार आपका हिचकी आना शुरू होता है। तो हिचकी आता है तो ये डायफ्राम जो होता है वो ऊपर आने की कोशिश करता है। ठीक है, ऊपर आने की कोशिश करता है। तो आप जब पानी पी लेते हैं तो वो रास्ता खुलता है, उसके बाद ये डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, डायफ्राम नीचे चली जाती है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि चीनी के किण्वन के दौरान जो यौगिक हमेशा बनता है वह कौन सा यौगिक होता है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए चीनी के किण्वन में के दौरान जो है कौन सा यौगिक बनेगा हमें यह बताना है। देखिए चीनी के किण्वन के दौरान जो बनेगा वो एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। ध्यान रखना है, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि चीनी के किण्वन के दौरान एथिल अल्कोहल बनता है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ये सेकेंड पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है, मतलब एक आवर्त में कितने सेकेंड होते हैं पेंडुलम में, यह जानना है। तो पेंडुलम जब दो बार ऐसे करेगा ना तो उसमें 2 सेकेंड में एक आवर्त गिना जाता है पेंडुलम का। कितना? 2 सेकेंड बराबर एक आवर्त काल होता है पेंडुलम का। ध्यान रखना है ये चीजें। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 2 सेकेंड बराबर एक पेंडुलम, एक आवर्त काल। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य नहीं करता है, हमें जानना है। ठीक है, तो इसमें से 3 ऐसे हैं जो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है आपको जो धातु अधातु के रूप में कार्य नहीं करता है। कौन है? तो ये ब्रोन है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर। ये ब्रोन जो है क्या करता है कि धातु अधातु के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है, कौन सा जरूरी है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में, इसमें से बता देना है। ठीक है, देखिए नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें से कौन सा जरूरी होता है ये हमें जानना है। तो जर्केनियम का नाम सुने होइएगा, ये नहीं ये है ना, ये थर्ड नंबर जर्केनियम। जर्केनियम क्या करता है कि परमाणु नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसके निर्माण में ये काफी अहम रोल निभाता है। सिर्फ अब आपको बताते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में ही नहीं, नाभिकीय रिएक्टर की बातें नहीं कर रहे हैं, आपको बताते हैं कि लैंप का जो फिलामेंट बनता है उसमें भी, उसके बाद जान लीजिए कि जेट का जो इंजन होता है उसमें भी, और ऐसे बहुत सारे जो है अंतरिक्ष शटल होते हैं उसमें भी जर्केनियम का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, तो उस सबके निर्माण में भी जो है जर्केनियम इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह क्वेश्चन दिया है कि कुलीज नलिका का प्रयोग जो है दोस्त किसके उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, हमें यह जानना है। तो ये 4 ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शनों में आपको बता देना है कि कुलीज नलिका का प्रयोग जो है किसके उत्पन्न के लिए किया जाता है, यह जानना है। ठीक है, देखिए कुलीज नलिका का जो उपयोग किया जाता है वो किसके प्रयोग के लिए, प्रयोग में उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, एक्स किरण के। किसके? एक्स किरण के। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि एक्स किरण के निर्माण के लिए कुलीज नलिका का प्रयोग किया जाता है। कुलीज नलिका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये कुलीज नलिका के द्वारा क्या होता है, कुलीज एक ट्यूब होता है, कुलीज नलिका ट्यूब, नलिका मतलब क्या, ट्यूब। उसका यूज जो होता है वो क्या होता है कि कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये विलियम जो है कुलीज के नाम पे ही रखा गया था, और ये इसका रूप जो है जान लीजिए कि मतलब कि इसका खोज है 1913 ईस्वी के आसपास में जो है किया गया था विलियम कुलीज के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने ही अपने नाम पे इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितना होता है। तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं कि जल का मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है, अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाइएगा, ऊपर जाइएगा तो ये चीजें जान लीजिए कि उसका घनत्व जो होता है वो कम जाता है। ठीक है, कितना होता है? कम जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का मैक्सिमम घनत्व होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है कि ये जीके के क्वेश्चन है।
ठीक है, देख लीजिए ये जीके के क्वेश्चन है। वैसे ऑप्शन इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये जीके के है, कोई नहीं। यहां से क्या होता है कि जीके शुरू होता है, तो जीएस के क्वेश्चन को आपको हमने बता ही दिया है। ये अब यहां से क्या करेंगे कि स्टैटिक जीके और जो है जीके के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि डिस्कस कराएंगे। तो चलिए इसमें से इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जो है क्या कहता है कि कौन सा जो है समुद्री बंदरगाह नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बता देना है कि कौन जो है ये समुद्री बंदरगाह नहीं है। देखिए करेक्ट आंसर बता देते हैं कि इसमें से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है। ये फर्स्ट नंबर आप जो देख रहे हैं काहिरा। काहिरा क्या है कि एक समुद्री बंदरगाह नहीं है। काहिरा क्या है कि मिस्र की राजधानी है। क्या है? मिस्र की राजधानी है जो नील नदी के किनारे है। अफ्रीका महाद्वीप की जो है सबसे बड़ा जो है ये नगर है। ठीक है, तो काहिरा में किसी भी प्रकार का क्या है कि ये आपका जो बंदरगाह नहीं है। बाकी ये सब जो देख रहे हैं ये सब जो है एक तरह का बंदरगाह है। जैसे कि मान लीजिए कि डल्विन दे दिया है, डल्विन तो आयरलैंड की राजधानी ये है, डल्विन जो है सो लिस्बन है। लिस्बन क्या है कि यूरोप जो पुर्तगाल देख रहे हैं उसकी राजधानी है। और जो स्टारडम, स्टारडम क्या है कि आपका जो है नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब जगह पे क्या है कि तीनों पे आपको जो है देखने के लिए मिलेगा एक बहुत बड़ा बंदरगाह। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके। एक तो आपको ये चीजें दे देगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। तो जिस दिन सबसे लंबा दिन होगा उसी दिन सबसे छोटा रात भी होगा। ठीक है, तो रात भी पूछ देता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा रात कौन सा मतलब नाइट होगा ये जानना है। और सबसे लंबा दिन किस दिन होता है ये देखिए 21 जून को। किस दिन? 21 जून को। ध्यान रखना है, ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे लंबा दिन होता है और उसी दिन ये सबसे क्या होता है कि छोटा रात भी होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, हमें यह जानना है। ठीक है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान दे दिया है, तो गर्म रेगिस्तान की बातें कर रहा है, तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान विश्व का कौन सा है हमें यह जानना है। तो इन चारों में से देखिए बता दीजिए कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। ये फर्स्ट नंबर सहारा। सहारा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तानों में से एक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और वैसे जान लीजिए कि अगर देखा जाए मरुस्थल के फील्ड में तो ये तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। पहला तो अटलांटिक में आता है, दूसरा अंटार्कटिका में आता है, तीसरा ये सहारा है, तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अब ये गर्म रेगिस्तान जो है आपको बताते हैं कि 10 देशों के रूप में जो है ये फैला हुआ है। कितने? 10 देशों के रूप में। यहां पे क्या होता है कि दिन के समय में आपको काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, रात में उतना ही जो है क्या होता है कि सबसे ज्यादा ठंडा भी होता है। ठीक है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, 250 मिलीमीटर के आसपास में क्या होती है कि ये बारिश होती है, उससे भी कम होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तानों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं, सरोजिनी नायडू को। किसे? सरोजिनी नायडू को। ध्यान रखना है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। सरोजिनी नायडू को जो है भारत की कोकिला कहा जाता है। ये सरोजिनी नायडू जो थे ये एक तरह के कवित्री भी थे, मतलब कवित्री कहिए इसको, कवि, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही इन्हें जो है कोकिला कह करके या कोकिला की उपाधि दिए थे, ये कह सकते भारत की कोकिला कहे थे महात्मा गांधी ने। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सरोजिनी नायडू को जो है कोकिला किन्होंने नाम दिया था, तो महात्मा गांधी ने नाम दिया था। इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष भी थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है जो है पूछे जा सके। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि बिल गेट्स किससे संबंधित है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो बिल गेट्स के बारे में तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अमीरों में से एक अमीर ये भी आते हैं बिल गेट्स जो है सो। तो ये किससे संबंधित रखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित रखते हैं, जो कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट होता है उससे ये संबंधित रखते हैं। तो ये आका क्या हुआ कि ये फोर्थ नंबर बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा कि माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित रखते हैं बिल गेट्स जो होते हैं सो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये दे दिया कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए अवध के अंतिम नवाब की अगर बात कर लेते हैं तो अवध का अंतिम नवाब जो थे ये वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह। ध्यान रखना है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ये वाजिद अली खां मतलब वाजिद अली शाह जो थे ये अंतिम जो है नवाब कहे जाते हैं अवध के अंतिम नवाब। ये जो थे लखनऊ के नवाब भी कहिए, और लखनऊ में वैसे भी आपको पता ही है कि सब नवाब ही है। ठीक है,
बहुत सारे नवाब आपको देखने के लिए मिलेगा। नवाबों का शहर जो है वैसे लखनऊ को ही कहा जाता है, ये चीजें जान लीजिए। इसने जो शासन किया था ये 1856 तक के जो है इन्होंने क्या किया था कि शासन किया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि इसको जो है कुछ आरोप के अंदर में इसको क्या किए गए थे कि पद से हटा दिए गए थे। वैसे ये चीजें जान लीजिए कि ये बहुत बड़े रईस थे, और एक तरह से कहिए कि रईस ज्यादा जो होते हैं आपको पता ही है कि किस तरह के होते हैं, हर चीज से भरपूर रहते हैं, हर चीज का जो है सेवन करते हैं। लेकिन ये ऐसे आदमी थे जो कभी भी जो शराब होता है उसको कभी भी हाथ नहीं लगाए थे। ऐसा माना भी जाता है कि इन्होंने 300 से ऊपर जो है शादियां की थी बंगाल, ये जो है नवाब जो साहब जो थे, ठीक है, वाजिद अली शाह। तो ऐसा इसे माना जाता है, लेकिन पुष्टि कहां तक है ये पता नहीं है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा हेली धूमकेतु जो है भारत में दिखाई देगा। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि हेली धूमकेतु जो होगा वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देती है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। खैर कोई नहीं, गलती से जो ये हो गया है। तो ये चीजें जान लीजिए कि हेलिक धूमकेतु जो होगा वो क्या होता है कि 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, 75 से 76 वर्षों के बाद। ध्यान रखना है ये चीजें। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 76 वर्षों के बाद जो है ये दिखाई देती है। सबसे पहले ये कब दिखाई दी थी ये भारत में, थोड़ा सा ये चीजें जान लीजिए, और अगली बार कब दिखाई देगी ये भी जान लीजिए। तो हेलिक धूमकेतु जो है वो सबसे पहली बार जो दिखाई दी थी वो 1986 ईस्वी के आसपास में दिखाई दी थी। 1986 में हेली धूमकेतु सबसे पहले 1986 में दिखाई दी थी। अब वहां से 76 वर्ष जोड़ दीजिए तो अगला जो आएगा 2061 ईस्वी में जो है फिर से हेली धूमकेतु दिखाई देगी, ठीक है। जब हेली धूमकेतु जो होता है ये चीज जान लीजिए कि हेली धूमकेतु आखिर बना किससे होता है। तो वैज्ञानिक के अनुसार अगर माना जाए तो हेलिक धूमकेतु जो है वो पानी, बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइडों से मिलकर के बना हुआ है। जब ये चलती है तो क्या करती है ना कि पीछे की ओर जो है रॉकेट की तरह धुआं छोड़ती चली जाती है। जैसे जानते हुएगा आकाश में क्या होता है कि रॉकेट उड़ता है, तो रॉकेट उड़ने के बाद क्या होता है कि पीछे की ओर जो है धुआं छोड़ते चली जाती है। ठीक उसी तरह से हेली धूमकेतु जब निकलती है तो ये अपने पीछे क्या होती है कि धुआं छोड़ती चली जाती है, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर जो है 18 डिग्री जो है 18 डिग्री पे झुक करके जो क्या करता है कि रोटेशन करता है। अब प्रत्येक 76 साल के बाद जो है ये चीजें दिखाई देते रहता है, तो इसको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से किस दिन कहता है कि स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, हमें यह जानना है, ठीक है। देखिए स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है कि विश्व में जितने भी लोग हैं, जनता है, वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना होता है, ठीक है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, बीमार न हो, बीमार से कैसे बचना है, कैसे स्वस्थ रहना है, इसके लिए जो है जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि विंध्य और सतपुरा के पर्वत के बीच जो है बहने वाली नदी का आपको क्या करना है कि नाम बताना है कि कौन सी नदी है। देखिए विंध्य और सतपुरा के पर्वत माला जो है उसके बीच जो बहने वाली नदी है वो नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि नर्मदा नदी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण अरब सागर में जाकर के क्या करती है कि ये मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, दक्षिण से अरब सागर जो है ना उसमें जाकर मिल जाती है नर्मदा जो है। सो कभी कभी पूछ देता है ये चीजें, तो इसको ध्यान में रखिएगा, नोट करके रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर एक क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन जो है इटली की मुद्रा है, हमें ये जानना है। तो इटली की मुद्रा कौन सी है? इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, आप बता दीजिए कि इटली की मुद्रा क्या है। देखिए आपको पता ही है कि इटली का मुद्रा जो है वो यूरो है। क्या है? यूरो। यूरो में काउंट करते हैं। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि यूरो है। बाकी जो है डॉलर तो आपको पता ही है कि यूएस का क्या है कि डॉलर होता है। हाँ तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इस सबको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारतीय रेलवे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र कहता है कि कपूरथला में स्थित है, ठीक है। तो रेलवे का कौन सा कारखाना जो है कपूरथला में स्थित है, ये जाना है। तो आपको पता ही है कि कपूरथला में क्या बनता है, रेल का कोच जो देखते हैं आप, बोगी जो देखते हैं, वो बोगी क्या होता है कि कपूरथला में बनता है। कपूरथला में रेलवे कोच का बोगी का क्या की फैक्ट्री है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेगा, ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि रेल कोच का फैक्ट्री है कपूरथला में। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सर्वोच्चम वीरता पुरस्कार जो होता है वो कौन सा होता है। तो सर्वोच्चम जो है वीरता पुरस्कार कौन सा है, हमें यह जानना है इन चारों में से। देखिए फटाफट बता दीजिए कि कौन सा है सर्वोच्चम वीरता पुरस्कार जो होता है। देखिए सर्वोच्चम वीरता पुरस्कार जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। कौन सा? परमवीर चक्र। ये
किसे दिया जाता है परमवीर चक्र? जल सेना, थल सेना, वायु सेना को, ये तीनों को दिया जा सकता है, आपको जो दिया जाता है ये परमवीर चक्र। ठीक है, ये सैनिकों लोगों को ही दिया जाता है। कब दिया जाता है ये जान लीजिए, तो युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान अगर जो है कोई बहुत बड़ा महान काम कर लिए, या मान लीजिए कि उसी युद्ध के दौरान उसकी जो है क्या होता है कि शहीद हो गए, तो उनसे क्या किया जाता है कि परमवीर चक्र जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे जान लीजिए कि सेना में जो चक्र जो भी जो है मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं, उसको जान लीजिए सबसे टॉप में रखा गया है परमवीर चक्र को। उसके बाद जो है अशोक चक्र को रखा गया है सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे महावीर चक्र रखा गया है, फोर्थ नंबर पे जो है कीर्ति चक्र रखा गया है, चौथे नंबर पे वीर चक्र रखा गया है, पांचवें नंबर पे जो है जान लीजिए कि शौर्य चक्र रखा गया है। तो ये चक्र जो है आपको सेना में दिए जाते हैं, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानून आयु कितनी है, हमें ये जानना है। ठीक है, देखिए बहुतों लोगों ने इसमें 21 वर्ष मार दिए, बहुतों लोगों ने 18 वर्ष मार दिए हैं। ठीक है, कि बहुतों लोगों ने मारा कि नहीं भारत में लड़कियों की विवाह की जो आयु है वो 18 वर्ष है, बहुतों ने ये चीजें मारा है कि 21 वर्ष है। दोस्त आप कमेंट करके बताते रहिए कि क्या आयु है भारत में लड़कियों की शादी का, विवाह का। देखिए करेक्ट आंसर बता देते हैं कि भारत में विवाह के लड़कियों की जो आयु है वो 18 वर्ष है। कितनी? 18 वर्ष, ये सेकेंड नंबर। लेकिन आप कहिएगा कि नहीं 21 वर्ष है, 21 वर्ष अभी हुआ नहीं है। 2021 में केंद्र सरकार ने इस पे जो है संशोधन किया गया था और कहा भी गया था कि लड़कियों की आयु जो है वो 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए, जिसके तहत जो है कुछ ऐसे राज्य हैं जो इसे मान भी लिए थे और मान करके उसे अप्लाई भी कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में चले जाइएगा, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है कि लड़कियों की आयु जो है 18 वर्ष नहीं है शादी की, 21 वर्ष है। अगर 21 वर्ष से पहले आप शादी कर देते हैं तो आप जान लीजिए कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे 21 वर्ष है, लेकिन भारत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस पे अभी संशोधन ही चल रही है, पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, तो ये 18 वर्ष ही है। क्या है? 18 वर्ष ही इसे मार सकते हैं, सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था। तो इन चारों में से बता दीजिए कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था। ठीक है, देखिए आपका करेक्ट आंसर बता देते हैं, न इन्होंने किया, ना इन्होंने, ना कि नहीं इन्होंने। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी ने भी सती प्रथा को समाप्त नहीं किया था। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? 1829 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये समाप्त करने में किसकी अहम भूमिका थी ये भी जान लीजिए। तो आप जानते होइएगा कि सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका थी, लेकिन इसको जो है पारित करने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। उन्होंने सबसे पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये चीजें जो है रेगुलेशन पास किया था कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। फिर राजा राम मोहन साहब आए थे और उस पर जोर शोर जो है बंद कराने के लिए जो है आवाज उठाए थे, वो बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। अब बस उसके बाद जो है 1829 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस पे पूर्ण तरह से रोक लगा दिया कि जो भी सती प्रथा करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसे भी जो है मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन आपका जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि वह व्यक्ति कौन थे जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड को बदला लेने के लिए इंग्लैंड में जाकर के जनरल डायर को गोली मार दिया था। जी हाँ दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि वह महान पुरुष कौन थे, वो महान आदमी कौन थे जो जलियांवाला बाग के कांड जो हुआ था उसकी बदला लेने के लिए जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर के, इंग्लैंड में घुस के गोली मार दिए थे। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं, उधम सिंह। कौन थे? उधम सिंह। ये फोर्थ नंबर, उधम सिंह ही थे जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड में गए थे। और इंग्लैंड में क्या था कि जनरल डायर जो थे वो मीटिंग कर रहे थे और उसी मीटिंग के दौरान लंदन में क्या किए थे कि उधम सिंह उसको गोली मार दिए थे। ठीक है, गोली लगने के बाद जो है पूरे लंदन में इस बात की सनसनी फैल गई थी कि जनरल डायर अब नहीं रहे, उसकी जो है गोली लग चुकी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सारनाथ भगवान बुद्ध के किस प्रकार से जुड़े हुए, ये हमें जाना है। मतलब सारनाथ जो है भगवान बुद्ध से किस प्रकार जुड़े हुए ये जाना है। तो आपको पता ही है कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। क्या दिए थे? उपदेश दिया था उन्होंने, सबसे पहला उपदेश। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सारनाथ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में बनारस के एक गांव में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं आपको पता ही होगा। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर कहता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र जो होता है, रेजिग्नेशन जो होता है, वो किसे देते हैं, हमें यह जाना है। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है अपना रेजिग्नेशन जो होता है वो किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को। किसे, उपराष्ट्रपति को। अब मान लीजिए कि ये उपराष्ट्रपति न रहे, तब किसे देंगे अपना रेजिग्नेशन, तब देंगे ये जो अपना सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसे अपना रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति ना हो तो फिर ये जो है उसी के पास में जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अकबरनामा, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्त, हमें यह जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अकबरनामा जो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। ये आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। अबुल फजल जो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उसी में से एक रत्न जो है अबुल फजल को भी माना जाता है। और अबुल फजल जो अकबरनामा लिखे थे, उसको अकबरनामा को लिखने में ऐसा माना जाता है कि 7 साल का वक्त लग गया था, 7 ईयर्स। जी हाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। इसमें आपको जो है अकबर के पूरी जीवनी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 7 साल वक्त लगा गया था। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह कहता है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। कई तरह से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कई तरह से ये क्वेश्चन जो है जुड़े हुए हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। देखिए, एक तो पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, एक अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, एक प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे, सलाहकार कौन थे। कई तरह से क्वेश्चन ये संविधान से पूछे जाते हैं। इससे पहले भी टेस्ट हुई थी, उसमें हमने आपको बता दिया था, क्योंकि काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम ये चीजें बार बार बता देते हैं। देखिए, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। और अस्थायी तौर पे कौन थे, क्योंकि पूछे जाते हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद थे। सलाहकार के रूप में किसे माना जाता है, तो बीएन राव को माना जाता है सलाहकार के रूप में। ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अपने भीमराव अंबेडकर साहब थे, ठीक है। उसमें 22 समितियां बनी हुई थी, इसको ध्यान में रखना है। जो अपना संविधान अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था, पूर्ण रूप से अपना ली गई थी 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू कर दिया गया था। अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है अपनाया गया था, मतलब कि संविधान को मान लिया गया था कि चलो ठीक है, इसे अपना संविधान बनाया जाए। तो 1950 में इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने से पहले 2 दिन पहले एक बार फिर बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कुल कितने भी बैठक हुई थी, तो संविधान जब तक बन रहा था तब तक की बातें कर लेते हैं, 141 बार बैठक की गई थी। लास्ट बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जो 26 जनवरी आप देख रहे हैं उसके ठीक 2 दिन बाद। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके टेस्ट में दिए गए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त। आपके एग्जाम के ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। आज भी आपका टेस्ट नंबर जो है 14 एक्टिव है, जाकर के टेस्ट लगा लीजिएगा। जो लोग टेस्ट में भाग लेते हैं और जो लोग भाग लेना चाहते हैं दोस्त, आपको हम बताते हैं कि आप कहां से टेस्ट में भाग लेना सकते हैं, ठीक है। और चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए आपको बता देते हैं कि आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं। देखिए, इस एप्लीकेशन को देख लीजिए, ईआरसीबी सर के नाम से। क्या है, ईआरसीबी सर है। इसको ये ईआरसीबी सर के नाम से एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे है, गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे ये सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको डाउनलोड करिएगा। और यहीं पे क्या होगा कि आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए नॉन स्टॉप टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और नॉन स्टॉप टेस्ट ही परचेज कीजिएगा, कोई दूसरा मत कीजिएगा। नॉन स्टॉप टेस्ट आपके एग्जाम तक के ये टेस्ट चलेगा, इसलिए नॉन स्टॉप टेस्ट ही परचेज कीजिएगा। बार बार ये चीजें हम आपको कहते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि जितने भी लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं उसको हम क्या करते हैं कि रैंक और स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किसी ने कितना नंबर लेकर के आया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एनटीपीसी वालों का देख लेते हैं। देख लीजिए, ये एनटीपीसी वालों का है। क्या है, एनटीपीसी वालों का नॉन स्टॉप टेस्ट में जो पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी का रिजल्ट है। तो एक बार देख लेते हैं। आज जो पहले नंबर पे कौन है, विश्वजीत भाई है, जो नंबर 1 पे बने हुए हैं। दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कुलदीप भाई है। तीसरे नंबर पे अगर देख लेते हैं तो ये विक्रम है। चौथे नंबर पे अगर देख लेते हैं तो ये पंकज दास है। 5वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रागिनी है। 6ठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सोनू राम है। 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त ये नुसरत खातून है। 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मनीष है। उसके बाद जो है 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नेहा कुमारी है। 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त ये अनूप राज है। 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 11वें नंबर पे कौन है, देख लीजिए, ये अपना जो है कौन है, सुनील है। सुनील है, ये 11वें नंबर पे है, ठीक है। तो अभी और लोग हैं जो काफी लोगों ने क्या किया कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। चलिए
12वें नंबर पे देख लीजिएगा कि प्रमोद सैनी है। उसके बाद 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुदीप है। उसके बाद 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दिनेश चौधरी है। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कमलेश कमलेश कुमार है। उसके बाद जो है आपका 16वें नंबर पे देख लेते हैं तो ये पंकज है। 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 17वें नंबर पे ये सचिन कुमार है। 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अंजलि है। उसके बाद जो है 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिए 19वें नंबर पे आपका जो है ये शशि मौर्य करके है। उसके बाद जो है 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मृत्युंजय भाई है। उसके बाद 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कुमुद रंजन भाई है। उसके बाद 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमन है जो 22वें नंबर पे है। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 24वें नंबर पे 23वें नंबर पे जो बने हुए हैं दोस्त ये कौन है, विजय पाल है। उसके बाद 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अमोद राज है। उसके बाद जो है 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं सुशील राज है। उसके बाद जो है आपका 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कमेश करके है, ये कमेश करके है, ये क्या है कि 26वें नंबर पे। 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अमृता है। 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ललन यादव है। 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पन्नेलाल प्रसाद है। उसके बाद 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राजीव यादव। उसके बाद 31वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मोहन भाई है। उसके बाद जो है 32वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंकित झा है। उसके बाद 33वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 33वें नंबर पे देख लीजिएगा, 33वें नंबर पे आपका क्या है कि सुनील पाल साहब है। ठीक है, सुनील पाल साहब 33वें नंबर पे बने हुए टेस्ट में। चलिए हाँ 33वें के बाद देख लीजिएगा 34वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो हरिमोहन भाई है। उसके बाद 35वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बिरजू चंद है। उसके बाद जो है 36वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रवि शंकर है। उसके बाद 37वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बबलू है। 38वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुमन है। उसके बाद 39वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मोहन कुमार है। उसके बाद जो है 40वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये प्रिया है। प्रिया जो है ये 40वें नंबर पे बनी हुई है। बहुत अच्छा है, प्रिया टेस्ट में गायब रहती है, थोड़ा सा जो है कंटिन्यूटी बना करके रखो। ठीक है, चला जाए अब देख लेते हैं हम ग्रुप डी वालों का, जो लोग नॉन स्टॉप टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। तो नॉन स्टॉप में ग्रुप डी वालों का देख लीजिएगा, ये नॉन स्टॉप में ग्रुप डी वालों का जो है ये रिजल्ट है। देख लीजिए पहले नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये श्वेता कुमारी है जो पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है कि मृत्युंजय भाई है जो दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे कौन है कि काजल कुमारी है। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो बिट्टू राज है। 5वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजलि कुमारी है। 6ठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो तन्नू आर्या है। वाह, लड़की तो परचम लहरा रखी है, लड़कियों का तो जलवा चलता है, लड़के लोग तो पता नहीं कहां गायब रहता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा कि सोहन लाल है। 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मोहम्मद आसिफ भाई है। उसके बाद 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनुज कुमार है। 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश राम है। उसके बाद 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अर्जुन कुमार है, अर्जुन भाई है। उसके बाद 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 12वें नंबर 12वें नंबर पे कौन है कि रमेश भाई है, रमेश राम करके हैं। उसके बाद 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त 13वें नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि सानिया है, सानिया 1 2 3 करके जो है 13वें नंबर पे है। 14वें नंबर पे देख लीजिएगा पवन करके है। उसके बाद 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो शंकर है। उसके बाद जो है 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो संजय है। उसके बाद 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुमन पाल है। 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त सूरज है। उसके बाद 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त अक्षय भाई है। उसके बाद जो है आपका 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये चंदन है। उसके बाद 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 21वें नंबर पे कौन है कि लोकेश भाई है। उसके बाद 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनीश कुमार है। 22वें नंबर पे अनीश कुमार है। चलिए और आगे हम देख लेते हैं अभी 23वें नंबर पे देख लीजिएगा। 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रंजन पंडित करके है, जो नहीं रंजन नहीं अनीश है ना। हाँ उसका 23वें नंबर पे 24वें नंबर पे अनीश रंजन पंडित करके है। उसके बाद 25वें नंबर पे देख लीजिएगा अंजय कुमार करके है। उसको 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो हरि किशन है। उसको 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, अच्छा 27वें पे हरि किशन है। 26 पे जो कौन है कि भरत राम करके है, ये है। 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं 28वें पे देख लीजिएगा कि राकेश यादव करके है। 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो 29वें नंबर पे जो आज बने हुए हैं दोस्त आकाश यादव करके है। उसको जो है 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 30वें नंबर पे श्री राम करके है। उसको जो 31वें नंबर पे देख लीजिएगा लखन है। उसको जब 32वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राहुल है। उसके बाद 33वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 33वें नंबर पे जो बने हुए अली राजा भाई है। कौन है? अली राजा भाई, बहुत अच्छा है, 33वें नंबर पे है। 34वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं 34वें नंबर पे रागनी है। उसको जो 35वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये जितेंद्रा है। उसको जो 36वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मोहन भाई। उसको 37वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कौन है? रघुवीर है ना, रघुवीर है। चलो ठीक है। उसके बाद 38वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं अशोक सैनी। उसके बाद जो है 39 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये
आपका बापू राम करके है, उसके बाद जो है आपका 40 नंबर की अगर बात कर लेते हैं 40 नंबर पे, तो 40 नंबर पर मुकेश राम करके है, ठीक है, महेश राम करके है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिए हैं। तो दोस्त अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या जाकर के जो एप्लीकेशन हमने बताया है उसे जाकर के अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए, या जाकर के फटाफट टेस्ट लगाइए, क्योंकि वक्त नहीं है दोस्त अब टाइम पास करने का, ठीक है। इसलिए वक्त रहते तैयारी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मजे लेके पढ़िए। जैसे खाने पे चटनी चाट करके मजा लिया जाता है खाने के स्वाद का, उसी तरह से एग्जाम का भी मजा जो है दोस्त एकदम हल्का हल्का पढ़ करके लेने में आता है। इसलिए देरी मत कीजिए, जाकर के चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और जो एप्लीकेशन बताया है उसे इंस्टॉल कीजिए, जाकर के परचेज कीजिए टेस्ट को, और जाकर के टेस्ट लगाइए डेली। यहां पे डेली आपको देखने के लिए मिलेगा टेस्ट। चलिए अब हमें क्या कीजिए कि दोस्त की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिल्म मिलेंगे हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।